कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम देखें, अगर एक वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो जैसे कि मेरे पास एक एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए, ये इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है। तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट वाई कंपोनेंट होगा। यानी इस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन इस एक्स एक्सिस पे आएगा जो कि इस एक्स के अलॉन्ग होगा, जिसको हम ए एक्स डिनोट करेंगे। यानी इस ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में या ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन में, और इसका एक प्रोजेक्शन इस वाई डायरेक्शन पे भी आएगा, यानी इस वाई एक्सिस पे भी आएगा, जिसको हम ए वाई बोलेंगे। ये इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। तो हमने ऐसा क्यों किया? इस वेक्टर को कहीं कहीं सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन पे इसकी प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमने इसको पढ़ा। तो हम इस फिगर को इक्विवेलेंट फिगर में एक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वाई एक्सिस हो ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अपना वेक्टर ए है, और ये प्रोजेक्शंस हैं। तो प्रोजेक्शन एक्स वाले को तो हम एक्स एक्सिस पे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये एक्स है, ये वेक्टर ए तो था ही अपना। और वाई वाले को हमने पैरेलल शिफ्ट किया, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में वेक्टर डज नॉट चेंज, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो इस ए वाई वाले को हमने यहाँ से उठा करके यहाँ रखा, यानी पैरेलल शिफ्टिंग किया। तो पैरेलल शिफ्ट हम करेंगे तो इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के टेल पे हम इसको रख देंगे। ये थोड़ा सा, ये वेक्टर ए है जो कि यहाँ से इस तरह से जाएगा। तो ये हमने इस तरह ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें पता चले कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इस वेक्टर को कैसे हमने प्रोजेक्ट किया है। तो ये अगर थीटा है तो हमने ए एक्स, हम मानते हैं कि ए एक्स कोई एक नया वेक्टर है और ये ए वाई भी एक नया वेक्टर है। तो हमने ए एक्स वेक्टर एक रखा एक्स डायरेक्शन में, एक ए वाई वेक्टर वाई डायरेक्शन में रखा, जो कि ए वाई का हेड ए एक्स के, ए वाई का टेल ए एक्स के हेड पे है, ए वाई का टेल ए एक्स के हेड पे है, दिख भी रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ होगा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, यानी ए एक्स के टेल से ए वाई के हेड तक, वो वेक्टर ए के बराबर होगा, यानी वेक्टर ए के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से पाया, इस फिगर से, फ्रॉम फिगर हमने पाया कि जो ये वेक्टर ए रिजल्टेंट आ रहा है वो ए एक्स के और ए वाई के सम के बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे वेक्टर ए एक्स क्या है। तो ए एक्स को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर ये पूरा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ए एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अगर हम लिखें तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस, यानी ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ए। तो हमें यहाँ से मिला कि ए एक्स इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ए आ जाएगा और इधर कॉस थीटा चला जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब हम ए वाई, इसको इसी तरह से ए वाई को लिख सकते हैं साइन थीटा के रूप में, ए साइन थीटा, क्योंकि अगर हम देखें साइन थीटा इक्वल टू अगर लिखें तो हाइपोटेनियस, यानी ए वाई हाइपोटेनियस अपॉन में ए। तो इस ए वाई को फाइंड करने के लिए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन थीटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम इस ए को क्या लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, आई कैप दर्शाता है, ये यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन के लिए, ये एक डिनोट करता है, ये एक्स डायरेक्शन पे है, और ए साइन थीटा जे कैप डिनोट करता है वाई डायरेक्शन के लिए। तो हम ए को, इसको याद रखेंगे, ए को हमने ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसको, ये यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि ये यूनिट वेक्टर हमारे पास है, ये बस इस फार्मूले को याद रखेंगे। फार्मूला क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है या एक लिखने का तरीका है वेक्टर को जब कंपोनेंट के फॉर्म में कर देंगे तो अगर हम देखें कि एक हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, एक्स डायरेक्शन के यूनिट, ये एक्स डायरेक्शन है,
ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन। हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं पहले, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर ये एक्स डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया आई कैप, एक यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया वाई डायरेक्शन में जे कैप, और एक यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया जेड डायरेक्शन में। तीन ही डायरेक्शन होती हैं, तो ये हुआ के कैप। तो ये जो आई कैप है, ये जो जे कैप है, ये के कैप है, ये यूनिट वेक्टर है। इसकी वैल्यू अगर हम यूनिट वेक्टर की मॉड वैल्यू निकालें, यानी इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। तो ये आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, क्योंकि सबका मॉड होगा, इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1 होगा। यानी इसकी जो यूनिट, इसकी मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, और ये डिनोट करता है डायरेक्शन को। अगर किसी वेक्टर के आगे 5 आई कैप लिखा है, यानी वो 5 आई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, आई के एक्स के लिए आई, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, और के लिए जेड के लिए के। ये यूनिट वेक्टर डिनोट करता है, हमको एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, हम केवल लिख देंगे 5 आई, यानी ये 5 जो वेक्टर है वो आई डायरेक्शन में है, यानी एक्स डायरेक्शन में। तो ये है यूनिट वेक्टर। अब इसमें थीटा अगर एंगल हम देखें, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई अपान में ए एक्स। अगर ये पहले वाले फिगर को रिकॉल करें, जो ये ए था, ये दूसरे इसको फिगर को, ये इसको दूसरी जगह बनाएंगे, दूसरे फिगर में हम इसी में बना रहे हैं। ये ए वाई था और ये अपना ए एक्स था और ये थीटा था। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस ए वाई अपान में ए एक्स। तो ये जो थीटा आएगा हमारा, वो tan इनवर्स ए वाई अपान में ए एक्स होगा। एक ये फार्मूला हो गया। और वो हम जो फार्मूला पढ़े थे कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, वो तो था ए एक्स प्लस ए वाई। ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस, इसको आई कैप में रखेंगे, प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इंटू जे कैप। तो ये दो एक फार्मूले बने, और ये कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस, यानी उसका एक्स डायरेक्शन में दे दिया है, उसकी आई डायरेक्शन दे दी गई है। तो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चीज को भी, इस नोटेशन या इस चीज को भी याद रखेंगे कि अगर कंपोनेंट दे रहा है उसका मतलब क्या होता है। तो यहां से हम देखेंगे जो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा ए वाई था, ए वाई का मतलब कि वाई कंपोनेंट, वाई आया मतलब कि वाई कंपोनेंट। तो यहां हो जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अपान में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो tan थीटा की एक और थीटा फाइंड करने के लिए एक और आ गई कि अगर कहीं दिया है क्वेश्चन में डायरेक्ट कि y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इज दिस एंड x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इज दिस, तो हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर लेंगे, y अपान में x कंपोनेंट कर देंगे, तो यहाँ से भी आ जाएगा। फिर और भी हम फार्मूले देखते हैं, और भी हम देखते हैं फार्मूले। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने थीटा तो फाइंड कर लिया, अब मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए। तो ये ए इक्वल टू हमने देखा था, जो वेक्टर ए इक्वल टू था वो ए एक्स था प्लस ए वाई था। तो अगर हम इसका पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखें, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बना रहा था, ये वेक्टर ए एक्स था, ये वाई था, ये वाई वेक्टर, और ये अपना वेक्टर ए था कंपोनेंट जो था। तो अगर पाइथागोरस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा 90 डिग्री है, तो जो ए का स्क्वायर होगा वो ए एक्स का स्क्वायर होगा प्लस ए वाई का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाई है, ये ए एक्स है, इसको
ये ए वाई है, हमने देखा था, ये ए एक्स है, ये भी हमने देखा था, और ये वेक्टर ए था रिजल्टेंट वेक्टर, और ये सब थीटा है, डिग्री का एंगल ये था, और ये 90 डिग्री अपना एंगल होगा ही, क्योंकि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखे थे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आया। तो जो ए अब निकलेगा यहाँ से मॉड में, वो अंडर रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहां से हमें क्या मिला, जो ए वेक्टर का, जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर हुआ। तो पहले वाले फार्मूला में हमने देखा था कि जो ए को लिख रहे थे हम एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, यानी एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। अब हमने देखा कि ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालें, वो तो हम पूरे वेक्टर को लिख रहे थे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये अंडर रूट में चला गया एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए हुआ वही एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब जो कॉस कंपोनेंट होता है, अब इसको ध्यान देंगे कि जो ये कॉस कंपोनेंट होता है वो ए एक्स की लाइन पे होता है, और जो साइन कंपोनेंट होता है वो ए वाई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसको नोट बना करके लिखेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं, इसको नोट बना करके लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर वेक्टर ऐसे दिया हो, ये भले ही एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट हो, ये वेक्टर अगर यहां से एंगल थीटा दिया हो तो जो कॉस थीटा होगा वो इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और जो साइन थीटा होगा वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा। यानी नोट बना करके हम लिखेंगे कि कॉस कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट वह होगा जो लाइन, पहला नोट में लिखेंगे कॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू लाइन विथ एंगल गिवन वेक्टर मेक्स एंगल। यानी इस जो ये वेक्टर ए है, ये जिस लाइन से यानी जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो कॉस कंपोनेंट उधर को ही आएगा। ये कॉस थीटा जब हम लिखेंगे तो ये कॉस थीटा ए इस पे आएगा, वो गारंटीड नहीं है वो कि एक्स पे ही कॉस जाए। कॉस का मतलब होता है जिसके साथ एंगल बना लिया, इसके साथ एंगल बनाया तो इसके साथ कॉस जाएगा। अब ये साइन होगा, ये होगा, ये साइन थीटा होगा, ये वेक्टर। और जो साइन दूसरा नोट में लिखेंगे, जो साइन कंपोनेंट है वो होगा लाइन परपेंडिकुलर टू कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट। यानी ये कॉस थीटा हो गया, इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा बनेगा हमेशा। तो ये एक्स के परपेंडिकुलर ही था। अगर कोई ऐसा कार्टेशियन है जिसमें ये एक्स वाई न दिया हो, केवल ये वेक्टर दे दिया हो, ये है और इस लाइन से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका कॉस थीटा तो इस पे जाएगा, एक कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, इस कॉस थीटा वाले के परपेंडिकुलर जो ये आएगा वो ए साइन थीटा होगा। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो a प्लस बी फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b। पहले में ये पहला है, दूसरे में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तीसरे में क्या फाइंड करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चौथे में क्या फाइंड करना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b फाइंड करना है, इसका मॉड। अब देखते हैं
और वेक्टर ए इक्वल टू दिया है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है j माइनस k कैप j कैप माइनस k कैप और वेक्टर सी इक्वल टू दिया है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो पहला में हमको फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब कि ax का ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हमको केवल वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए। ए वेक्टर जो हम पढ़े थे वहां पे वो क्या था, वो ए वेक्टर जो हम वहां पे पढ़े थे वो क्या था, ax वेक्टर था प्लस ay वेक्टर था। यानी वेक्टर फॉर्म में है तो इसको सिंपली ये वेक्टर ही हमको दे रहा है। तो हम यहाँ पे अगर a प्लस बी लिखें वेक्टर a प्लस वेक्टर b तो a क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस वेक्टर b क्या है j कैप माइनस k कैप। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐड कर देंगे डायरेक्ट हम। लेकिन एडिशन i का i पे होगा, j का j पे होगा, k का k में ही होगा। तो 2i इधर 0i है, कोई i नहीं, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2i ही रह जाएगा। j में देखें 3j है, ये j है और प्लस है इसके बीच में साइन, इसका मतलब कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 4j हो जाएगा 4j कैप प्लस ये k कैप 1k कैप है, ये माइनस का 1k कैप है तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 0k कैप हो जाएगा। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा पे क्या कर रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखे थे, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था वो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका अंडर रूट था और इसका होल स्क्वायर था, ये दोनों का। तो उसके लिए हमको फाइंड करने के लिए ए के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको हो जाएगा अंडर रूट में सबका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 14 मॉड का। अब a प्लस बी प्लस सी के लिए कुछ नहीं करना है, बस a प्लस बी प्लस सी कर देना है। उसी तरह 2 इधर 0 है और इधर 1 है तो ये हो जाएगा 3i कैप और ये 3j कैप है, ये 1j कैप है, ये 3j कैप है 3 3 6 और ये 7j कैप और ये k कैप है, ये k कैप है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5k कैप बच जाएगा। तो ये जो अल्टीमेट आंसर आएगा ये तो दूसरा वाला था, ये तो पहला वाला था और ये तीसरा वाले का जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो 2 और ये 3 हो गया तो ये हो जाएगा 3i कैप और यहाँ से 3 3 6 और एक 7 प्लस 7j कैप और k कैप में 5k कैप हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा, मतलब पहले a प्लस बी प्लस सी कर लीजिए उसके बाद इसका होल का मैग्नीट्यूड बताइए। तो होल का मैग्नीट्यूड तो हमने एक वेक्टर ये आया, इस तीनों वेक्टर को जोड़ करके हम मानते हैं कि एक जेड वेक्टर आएगा तो इस जेड वेक्टर की वैल्यू तो ये आई। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो अंडर रूट मैग्नीट्यूड फाइंड करने तुरंत अंडर रूट कीजिए और x और y और k का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 3 3 या 9 7 7 या 49 5 5 या 25, इन सबको जोड़ देने पर वैल्यू आएगी ये 9 9 18 और 5 23 23 का 3 और 4 2 6 और 2 8 तो ये हो गया रूट में 83। और चौथे वाले में a माइनस बी कर दीजिए, a में से b को घटाइए तो ये 2i में से 0 जाएगा तो 2i ही बचेगा, 3j है माइनस j हो जाएगा तो 2j हो जाएगा और ये माइनस साइन अगर इसके बाहर आई तो माइनस माइनस प्लस होकर इसमें ऐड हो जाएगा तो 2k कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका मॉड है तो उसको अंडर रूट में लेकर के सब i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर कर लीजिएगा, मतलब जो इसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वही वेक्टर होगा। उसका आंसर कितना आएगा, a माइनस बी करेगा तो a माइनस बी करेगा तो ये 2 ही रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 यानी 12 आंसर आएगा अंडर रूट में। ठीक।